हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से session। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम। यानी आज हम लोग जानेंगे कि ये जो कोयला है और जो पेट्रोलियम है वो बनता कैसे है और कौन सी कोयला, मतलब आपने कोयले का प्रकार सुना होगा कि एक होता है हमारा लिग्नाइट, दूसरा होता है हमारा बिटुमिनस, तीसरा होता है आपका एंथ्रासाइट और जो पीट होता है वो आपके कोयले का प्रकार नहीं होता है। वो आज समझेंगे कि पीट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि कोयला कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है और पेट्रोलियम हमारे भारत के किस रीजन में पाया जाता है और कोयला हमारे भारत के किस रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो कोयला और पेट्रोलियम एक तरह का हमारा क्या है, आपका एनर्जी है, यानी ऊर्जा है। कैसा एनर्जी है? तो मैम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ये कभी भी क्या हो सकता है, समाप्त सॉरी परंपरागत, गैर परंपरागत नहीं, परंपरागत। तो देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा एनर्जी के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आपका एनर्जी क्या होता है। गैर परंपरागत सही बताया था, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज हो, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि जो एनर्जी होता है वो दो तरह का होता है। एक एनर्जी होता है आपका कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा क्या होता है नॉन कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है मैम, कन्वेंशनल एनर्जी में हमारे कौन कौन सी एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारा आ जाएगा सोलर एनर्जी, आ जाएगा विंड एनर्जी, मैंने शॉर्ट कोट में यहाँ पे एनर्जी लिखा है, ठीक है। विंड एनर्जी आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा वाटर, ठीक है, ईटीसी। तो ये आपका क्या हो जाता है, कन्वेंशनल यानी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं, रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, नॉन कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी अनवीकरणीय। ये कौन-कौन से होते हैं? तो आपका कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है। तो ये सारे क्या है, तो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हैं। अब थोड़ा-सा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे लिखेगा रिन्यूएबल एनर्जी, माय गॉड! इतना कैसे ए थोड़ा-सा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में थोड़ा-सा लिखना है। ये जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी होता है, रिन्यूएबल एनर्जी comes from nature, comes from nature, nature which is never finishes, ठीक है? Which is never finishes, फिनिशेस। थोड़ा सा अब इसे समझना है। मैंने क्या बताया कि जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी होता है कम्स फ्रॉम नेचर, यानी यह क्या होता है, हमारे प्राकृतिक से क्या होता है, प्रकृति से क्या होता है, प्राप्त होता है। और यह कभी भी क्या होने वाला है, तो समाप्त होने वाला नहीं है। मैंने क्या लिखा है, विच इज नेवर फिनिशेस, ठीक है, या इट इज नेवर फिनिश। लेकिन जो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ये क्या होता है, ये हमारा कुछ लिमिट क्वांटिटी में क्या है मौजूद है, यानी सीमित मात्रा में क्या है मौजूद है। और अगर हमने उसका यूज कर लिया तो एक दिन जब समाप्त हो जाएगा तो बहुत लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है इससे बनने में, ठीक है। तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा। मैम रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम नेचर विच इज नेवर फिनिश, ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी, अब जो सूर्य है ये क्या हो गया, हमारा एक तरह का एनर्जी है जिससे हम लोग बहुत से कार्यों को करते हैं। तो ये जो सोलर एनर्जी है हमें किससे प्राप्त हो रहा है, नेचर से प्राप्त हो रहा है। और इतना तो नहीं है ना कि जो हमारा जो सूर्य जल समाप्त हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अब आपका एक आ जाता है विंड एनर्जी, यानी विंड एनर्जी, विंड एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, ये आपने विंड टरबाइन देखा होगा, इससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या हो जाता है आपका विंड, एक तरह का एनर्जी हो जाता है, ठीक है। तो मैम ने बता दिया कि हमारा सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। आपका वाटर, वाटर भी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। मैम वाटर कैसे रिन्यूएबल हो सकता है, तो आप वाटर को क्या कर सकते हैं, देखो वाटर कैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी होता है। मान लो यहाँ पे क्या है, आपका समुंदर है, ठीक है। इस समुंदर में क्या है, थोड़ा सा मेरे को प्यार से बताना है, इस समुंदर में क्या है, जल भरा है मैम, ठीक है, जल भरा है। तो आप लोग देखते होंगे कि इस वाटर का क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। और ये वाटर इवेपोरेट करके क्या करता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि यही
क्या कराते हैं, वर्षा कराते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो वाटर है एक बार तो इवेपोरेट होता है, लेकिन फिर क्या होता है वर्षा के रूप में क्या हो जाता है धरातल पर हमारे यानी अर्थ के सरफेस पे क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तो वाटर आपका क्या हो जाता है, वाटर आपका हो जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब ही क्या होता है, जिससे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका वाटर हो गया, विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हो जाते हैं। अब मैम, अब आपसे कोई पूछेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम नेचर विच इज नेवर फिनिश। ठीक है, लेकिन जो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ये क्या है, हमारे लिमिट यानी यह क्या है, आपके सीमित मात्रा में क्या है, प्रेजेंट है, यानी लिमिट क्वांटिटी में है। ठीक है, इसका क्या है, लिमिट है कि भाई इतनी क्वांटिटी में मौजूद है, अगर इसका आपने यूज कर लिया तो वो समाप्त हो जाएगा और बहुत वर्ष क्या लग जाएगा इनको बनने में। तो कौन कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले हमारा कोयला आ जाएगा, कोयला जिससे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर आपका पेट्रोलियम आ जाएगा, फिर आपका नेचुरल गैस आ जाएगा। ठीक है, इसे भी पढ़ेंगे। फिर आपका न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा। मैम बोलोगे आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी क्यों आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, यूरेनियम का यूज होता है, और यूरेनियम क्या है, एक तरह का बहुत महंगा पदार्थ है कि कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि जो हमारे एनर्जी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, इसे कन्वेंशनल एनर्जी भी बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं मैंने वो भी बता दिया। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जो टॉपिक हमें आज पढ़ना है, कोयला और पेट्रोल, कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। तो मैम ये दोनों तो सबसे पहले एनर्जी कौन से हैं, तो ये आपका हो जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। कैसा एनर्जी है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब हम लोग चलते हैं अपने कोयले के फॉर्मेशन पे कि कोयला का फॉर्मेशन कैसे। ठीक है, तो देखिए कोयला, कोयला भाई कैसे बनता है, अब थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, कोयला कैसे बनता है, तो हम यहाँ पे बताए होंगे, इसी को साइड कर ले, एक मिनट। देखो यहाँ पे आपका बताया गया है कि कोयला का फॉर्मेशन साइड में कर, यहीं पे हम क्या करेंगे चीजों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक बात, आपको मैं इमेज दिखा दूं जो कि हमारे इस कोयले के फॉर्मेशन में हमें क्या करना है, हमें इन इस इमेज के थ्रू ही क्या करना है, चीजों को समझना है। ठीक है, तो ये आपको इमेज दिख रहा है जो कि जंगल है। ठीक है मैम, जंगल है दिख तो रहा है, लेकिन ये जंगल क्या है, हमारे पानी से क्या हुआ है, भरा हुआ है। जंगल, जंगल का वह एरिया जो कि पानी से क्या हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्वैम्प बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्वैम्प बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्वैम्प क्या होता है, इसको हिंदी में दलदल बोलते हैं। ठीक है, स्वैम्प क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि मैम स्वैम्प हमारे जंगल का वह क्षेत्र होता है जो कि क्या होता है, आपके पानी से क्या हुआ रहता है, डूबा रहता है। तो स्वैम्प क्या होता है, जंगल का वह क्षेत्र जो कि आपके पानी से भरा हुआ रहता है, डूबा हुआ रहता है, उसे क्या बोलते हैं, स्वैम्प बोलते हैं। अब स्वैम्प आपके कोल फॉर्मेशन में क्या होगा, ये वर्ड आएगा, इसलिए मैंने आपको पहले क्या कर दिया है, स्वैम्प बता दिया कि जंगल का वह क्षेत्र जो कि पानी से डूबा हुआ रहता है उसे स्वैम्प बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपने कोयले के फॉर्मेशन को पढ़ते हैं कि हमारे कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक मिनट, कहाँ गए भाई? अब यहाँ पे आते हैं आपके कोयले के फॉर्मेशन पे कि हमारे कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो ये जो हमारा, आपको पता है कि 200 से 300 मिलियन ईयर एगो जब समय था, तो उस समय पर ही क्या बन रहा था, आपके कोयले का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कोल, यानी कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है मैम। अब इसे हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिए एक आपका टाइम आता है, उस टाइम को हमने क्या कहा है, तो 200 से 300 मिलियन, मिलियन, एक मिनट, मिलियन ईयर एगो, यानी 200 से 300 मिलियन एगो,
ईयर एगो। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है, ठीक है? तो हमने कितना बताया? 200 से 300 मिलियन ईयर एगो का जो हमारा टाइम पीरियड था ना, जो हमारा समय था, जो हमारा समय था, उस समय को क्या बोला जाता है? तो उस समय को बोला जाता है, उस समय को बोला जाता है कोल फॉर्मिंग, कोल फॉर्मिंग, फॉर्मिंग या कार्बोनिफेरस, कार्बोनिक फेर कार्बोनिक फेरस इरा बोला जाता है, ठीक है? क्या बोला जाता है? देखो, कार्बोनिक फेरस इरा बोला जाता है, एरा बोला जाता है, ठीक है? ये नहीं याद हो रहा है कि कार्बोनिक फेरस इरा क्या होता है, तो वो ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये समझना है कि मैम ये जो हमारा 200 से 300 मिलियन ईयर एगो का टाइम चल रहा था, उसे क्या बोला जाता है? कोल फॉर्मिंग या कार्बोनिक फेरस एरा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस 200 से 300 मिलियन ईयर एगो पे क्या हो रहा था? जो कोयले का फॉर्मेशन था, वो स्टार्ट हो चुका था। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोयला का फॉर्मेशन कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो देखिए, देखिए भाई, अब क्या होता है, 1 मिनट, 1 मिनट। तो ये तो हमने देख लिया कि आपके 200 से 300 मिलियन ईयर एगो को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल फॉर्मिंग या कार्बोनिक फेरस एरा बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा स्वैम्प था, स्वैम्प, स्वैम्प, स्वैम्प पता चल गया मैम क्या होता है? जंगल का वह एरिया जो कि पानी से क्या हुआ रहता है? भरा रहता है, ठीक है? अब इस स्वैम्प में क्या आता है? इस स्वैम्प में क्या आ जाता है? फ्लड आ जाता है। अब इसमें क्या हो गया? थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करना है कि मैम हमारे जंगल का वह एरिया जो कि पानी से घिरा है, और उसमें भी ऊपर से क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है। जब इसमें फ्लड आता है, जब इसमें क्या आता है? आपका फ्लड आता है, तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो इस बाढ़ में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे लिखना है, ट्रीज, ट्रीज एंड प्लांट्स फॉल इन, फॉल इनटू वाटर, ठीक है? फॉल इनटू वाटर। तो हमने क्या बताया? थोड़ा सा इमेजिन करना है कि देखो, 200 से 300 मिलियन ईयर एगो को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल फॉर्मिंग या कार्बोनिक फेरस एरा बोलते हैं। फिर हमने कहा कि फिर होता क्या है कि मैम, एक हमारा स्वैम्प था, यानी दलदल, जंगल का वह भाग जो कि पानी से घिरा हुआ था। फिर इस दलदल में क्या होता है? फ्लड आता है, यानी बाढ़ आता है। मैम वो भी हमें समझ में आ गया। जब बाढ़ आता है तो होता क्या है कि जो हमारे पेड़ पौधे थे, वो बाढ़ यानी उस स्वैम्प में क्या होते हैं? गिर जाते हैं। जब ये स्वैम्प में गिर जाते हैं, तब इनका होता क्या है? तो एक हमारा बैक्टीरिया आता है, एना एरोबिक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? एना एरोबिक बैक्टीरिया। यह एना एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है? इनका डिकम्पोजिशन करता है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं? सिंपल कंपाउंड में तोड़ते हैं, यानी किसी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो ठीक है, तो मैम इतना पता चल गया कि स्वैम्प है, उसमें फ्लड आता है, फिर उसमें जो हमारे ट्री और प्लांट थे वो भी उस स्वैम्प में गिर जाते हैं। और फिर होता क्या है कि एक हमारा एनाएरोबिक एनाएरोबिक नाम का क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आता है। ये क्या करता है? तो इनका क्या करता है? इस पेड़ पौधों का क्या करता है? डिकम्पोजिशन करता है। इनका क्या करता है? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन करता है। वो भी कैसे? तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है? ये जो एनाएरोबिक नाम का बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? तो भाई इनका क्या करता है? डिकम्पोजिशन करता है। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में उसे तोड़ना, एकदम सड़ाना गड़ाना, ठीक है? तो जब इसका डिकम्पोजिशन होता है, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है, तब किस चीज का फॉर्मेशन होता है? आपके पीट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पीट क्या होता है, तो आप क्या अभी भी बताओगे कि जो हमारा पीट होता है वो कोयले का प्रकार होता है? नहीं, पीट वो भाग होता है जब हमारे पेड़ पौधों को जो हमारा एनाएरोबिक नाम का जो बैक्टीरिया है उसे डिकम्पोज करता है, तो जो डिकम्पोज वाला पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते क्या है? पीटिफिकेशन बोलते हैं।
पीटिफिकेशन, ठीक है। पीटिफिकेशन बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि पीटिफिकेशन क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि मैम हमारा एक स्वैम्प था, दलदल का पार्ट, उसमें बाढ़ आता है यानी फ्लड आता है। फिर उस फ्लड में क्या होता है कि जो हमारे ट्रीज एंड प्लांट्स थे वो क्या करते हैं, उस पानी में गिर जाते हैं। जब वो पानी में गिर जाते हैं तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, इनका डिकम्पोजिशन करता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये क्या बनते हैं, पीट बनते हैं। इसी को क्या बनते हैं, बोलते हैं पिटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है कि जो पेड़ पौधे थे वो फ्लड में गिर जाते तो फिर नया पेड़ पौधा क्या होगा, ग्रो करेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो, ठीक है। नए पेड़ पौधे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। फिर जब ये ग्रो करेंगे तो मान लीजिए फिर क्या आएगा, फ्लड आएगा। ये तो प्रक्रिया होता रहेगा ना, फिर क्या आएगा, फ्लड आएगा। फिर क्या होगा, फ्लड आएगा तो फिर ये जो हमारे पेड़ पौधे वो क्या हो जाएंगे, पानी में गिर जाएंगे, फॉल इनटू वाटर, फॉल इनटू वाटर। जब ये फॉल इनटू वाटर यानी जब पानी में गिर जाएंगे तो अब होगा क्या, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक ही स्लाइड पे सब हो जाए, ठीक है। जब ये पानी में गिर जाएँगे, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा-सा बात ध्यान में देना होगा कि मैम हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक के ऊपर एक पेड़-पौधे लेयर बनते जा रहे हैं। ये हमारा एक बार पेड़-पौधा नीचे गिर गया बाढ़ में, ठीक है। फिर जो हमारे न्यू प्लांट्स हैं और जो ट्री है, वो ग्रो करते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं। फिर फ्लड आया, फिर कुछ पेड़-पौधे गिरे, फिर कुछ पेड़-पौधे इसके ऊपर, 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 ऊपर ऐसे लेयर बाय लेयर चढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है कि आपका लेयर बाय लेयर बनते जाता है। लेयर बाय लेयर क्या होता है, बनते जाता है। और आपको पता होगा कि मैम हम लोग क्या करते हैं, किसी इस चीज पे एक और चीज रखते हैं, फिर इसके ऊपर से और रखते हैं, तो प्रेशर यानी जो दाब होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा यानी प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर के साथ साथ में क्या बढ़ेगा, आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि मैम हमारे प्रेशर के साथ साथ में क्या बढ़ेगा, तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब हमारा क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, तो इस हमारे पीट पीट बोल सकते हैं या कोयला बोल सकते हैं, ठीक है, अब कोयला बन जाएगा। तो अब क्या होगा कि प्रेशर और टेम्परेचर जब बढ़ेगा, तो अब क्या होगा कि जो हमारा मॉइस्चर है यानी जो आर्द्रता है वो क्या होगा, कम होगा। और जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मैम ने क्या बता दिया, अभी बता रहे, ठीक है। तो इसके फल स्वरूप क्या होगा कि जो हमारा मॉइस्चर है, मॉइस्चर वो क्या होगा, घटता जाएगा यानी आर्द्रता कम होती जाएगी। और जो आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन है, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका मॉइस्चर है यानी जो आर्द्रता है वो डिक्रीज हो रही है यानी कम हो रही है। और जो आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन है, कार्बन की मात्रा वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैम कैसे बढ़ रही है, तो आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक, कैसे। तो देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, मान लो 70% क्या होता है, पानी होता है। और 18% लगभग क्या होता है, कार्बन होता है। तो अगर हमारे बॉडी से क्या कर दिया जाए, सारे वाटर को क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए, सारे जो जल है हमारे बॉडी में उसको निकाल लिया जाता है, तो बचता क्या है, कार्बन बचता है। और जो कार्बन का परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाएगा। तो उसी तरह आप लोग क्या करते हैं, जब जब क्या करते हैं, इसमें से मॉइस्चर को निकाला जाता है, तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। और किसी भी कोयले में जितना कार्बन होता है वह कोयला क्या होता है, उतना ही अच्छा होता है। तो आपने देख लिया कि कोयले का फॉर्मेशन क्या होता है। अब आपका बन जाता है कोल। अब इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी जब हमारा प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोलिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, कोलिफिकेशन। और कोलिफिकेशन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो मैम हमें कोयला प्राप्त होता है यानी हमें कोल प्राप्त होता है। तो अब कोयला कैसे बनता है आपको पता चल गया ना, एक बार मैं रिवीजन करा रही हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए कोयला कैसे बनता है, एक बार रिवीजन करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कहा, यहाँ पे एक इमेज को देखना है कि मैम ने बताया कि हमारा स्वैम्प क्या होता है,
कहाँ गया भाई स्वैम्प, ठीक है। इस थोड़ा सा इस सेशन में थोड़ा सा स्वैम्प को ही समझना है। इसमें अगर इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा कि स्वैम्प क्या होता है, तो आपको दिखेगा कि जंगल का वह एरिया जो कि क्या हुआ है, ये पानी से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। यानी मैं यहाँ पे आपको एक इमेज भी ऐसा दिखा रही हूँ, ठीक है। चलो, ये हमारा क्या हो जाता है, आपका पेड़ पौधा हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, स्वैम्प आपका क्या होता है, तो मैम जंगल का वह एरिया जो कि क्या हो गया है, पानी में डूबा हुआ है। ये इसका जो इतना पार्ट है ना, पानी में डूबा हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इसी को बोलते हैं स्वैम्प। इसी को बोलेंगे स्वैम्प। अब तो समझ में आ गया ना स्वैम्प क्या होता है, कि जंगल का वह पार्ट जो कि पानी से डूबा हुआ है उसे स्वैम्प बोलते हैं। तो इस स्वैम्प से ही हमारा कहानी कुछ स्टार्ट होता है, और वो कहानी स्टार्ट होकर कुछ हमारा यहाँ तक आ जाता है। कुछ यहाँ तक आ जाता है, तो थोड़ा सा इसे समझना है। हमने क्या कहा कि जब 200 से 300 मिलियन ईयर एगो का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं, कोल फॉर्मिंग एरा। उसे उसे क्या बोला जाता है, कोल फॉर्मिंग एरा, या कार्बोनिक फेरस एरा बोला जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा स्वैम्प था, यानी जो हमारा दलदल था, उसमें आपका फ्लड आता है, और जो हमारे ट्रीज और प्लांट्स थे वो क्या हो जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं, ठीक है। जब पानी में गिर जाते हैं तो एना एरोबिक नाम का एक हमारा बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या करता है, इनका डिकम्पोजिशन करता है, वो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये पता चल गया मैम। फिर हमने क्या कहा कि जब इतनी चीजें हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पीटिफिकेशन बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जो पीट है वो आपके किसी भी कोयले का प्रकार नहीं है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि फिर क्या होता है कि जो हमारे न्यू प्लांट्स हैं और जो हमारे ट्रीज है वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, उस जंगल में। फिर से क्या आएगा, बाढ़ आएगा। फिर ये हमारे ट्रीज और प्लांट क्या होंगे, आपके पानी में गिर जाएंगे। जब पानी में गिर जाएंगे तो इनका लेयर बाय लेयर एक बनता जाएगा, लेयर बाय लेयर बनता जाएगा, ठीक है। और जब लेयर बाय लेयर बनेगा तो आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, और प्रेशर के साथ में क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। जब दोनों चीजें बढ़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर जब दोनों चीजें बढ़ता है, तो क्या होता है कि हमारा जो मॉइस्चर है, यानी जो आर्द्रता है वो कम होता है, और जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो जितना जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी, वो कोयला क्या होता है, उतने ही अच्छे प्रकार या का होता है, ठीक है। तो कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कोयला। कोयला बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ कोल पे आते हैं हम। तो इस समय पीठ को यहाँ पे हमें थोड़ा-सा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने आपको पीठ बता दिया कि पीठ क्या होता है। तो पीठ क्या होता है कि जब हमारा कोयला बनने से पहले, और जब देखो, पता क्या है कि अभी यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, कोल बना नहीं है, कोल बना नहीं है, और यहाँ पे अभी बनने के स्टेज में है। तो जो बीच का होता है पार्ट, उसी को क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पीट है वो आपके कोयले का प्रकार नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिग्नाइट, बिटुमिनस और आपके एंथ्रासाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर के आधार पे क्या किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो देखिए, अब लिग्नाइट क्या होता है, सबसे पहले जो कोयला बनेगा ना वो लिग्नाइट ही बनेगा। लिग्नाइट क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि जो आपका कार्बन का परसेंटेज है, कार्बन का परसेंटेज वो कितना है, तो मैम 60 से 70% क्या होता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज पाया जाता है। और जितना टाइम पुराना होते जाएगा, पुराना होते जाएगा, जो कोयला का, जो कोयले में कार्बन की परसेंटेज है वो बढ़ते जाएगा। तो लिग्नाइट के बाद हमारा क्या बनेगा, बिटुमिनस बनेगा। इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, तो आपके 70% से लेके आपके 80% तक क्या होता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है, ठीक है। और जो हमारा एंथ्रासाइट होता है, इसमें आपका 90 से 8% तक क्या होता है, कार्बन होता है। अब इससे आपका कलर पूछा जाता है कि कलर क्या होता है। तो जो कलर होता है वो आपके लिग्नाइट का कलर कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है मैम, तो ब्राउन होता है, ब्राउन, ब्राउन, ठीक है। इसका कलर ब्राउन होता है। और आपके जो बिटुमिनस है,
इसका कलर अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका कलर होता है ब्लैक। ब्लैक होता है मैम, ब्लैक इसका भी होता है। तो एंथ्रासाइट का कलर कौन सा होता है? तो देखिए इसका कलर होता है शाइनी ब्लैक। आपने ब्लैक देखा होगा और एक शाइनी ब्लैक देखा होगा। एक ब्लैक, ये जो मैंने पहना है ये ब्लैक हो गया, लेकिन अगर इसी में चमक आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शाइनी ब्लैक बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है शाइनी, शाइनी ब्लैक, ठीक है। शाइनी ब्लैक। तो ये हमने क्या देख लिया? आपके कोयले का प्रकार देख लिया। एक तो आपका लिग्नाइट होता है, दूसरा बिटुमिनस होता है, तीसरा एंथ्रासाइट होता है। किस आधार पर मैंने वर्गीकरण आपको बताया? तो प्रेशर और टेम्परेचर के आधार पे, ठीक है। इसमें कार्बन परसेंटेज कितना है? तो 60 से 70% तक। इसमें 70 से 80, इसमें 90 से 98। कलर कैसा होता है? तो लिग्नाइट का ब्राउन होता है, बिटुमिनस का ब्लैक होता है और एंथ्रासाइट का शाइनी ब्लैक होता है, ठीक है। मैम हमने तो ये पढ़ लिया। और आपने एक नाम सुना होगा गोंडवाना कोल और टर्शियरी कोल, वो क्या होता है थोड़ा सा उसे भी बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमने आपके प्रेशर और टेम्परेचर के आधार पर क्या किया? कोयले का वर्गीकरण देखा। अब ये जो गोंडवाना और टर्शियरी कोल है वो एज के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एज, यानी उम्र के आधार पर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एज, यानी कितना एज इनका क्या है? पुराना है। तो जब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एज की बात करते हैं कोयले का प्रकार, तो वो कितने प्रकार का होता है? आपके दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका गोंडवाना कोल और दूसरा कौन सा होता है? ओ, एक मिनट एक मिनट। एक होता है आपका गोंडवाना कोल और दूसरा कौन सा होता है? आपका टर्शियरी कोल होता है। मेरे साथ में यहीं पे याद करते चलना है, ठीक है। एक होता है आपका गोंडवाना, गोंडवाना कोल और दूसरा कौन सा होता है? आपका टर्शियरी, टर्शियरी कोल होता है। टर्शियरी कोल होता है। तो मैम अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा गोंडवाना कोल है वो कितना साल पुराना होता है, तो ये आपका 200 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो क्या होता है? पुराना होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। और ये जो आपका टर्शियरी कोल है ये क्या होता है? तो आपके 55 मिलियन ईयर एगो होता है, ईयर एगो होता है, ठीक है। मैम ये तो हमें समझ में आ गया। 200 मिलियन ईयर एगो, 55 मिलियन ईयर एगो क्या होता है? गोंडवाना कोल, टर्शियरी कोल। अब आपसे कोई पूछेगा कि गोंडवाना कोल क्या होता है, टर्शियरी कोल क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से क्या कर पाएंगे? उसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आपकी एज के बेसिस पर क्या किया गया है? कोयले का वर्गीकरण किया गया है, जो कि दो तरह का है, गोंडवाना कोल, टर्शियरी कोल। अब जो कोयला जितना पुराना होगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मैम जो गोंडवाना कोल है वो हमारी अच्छी क्वालिटी का होगा। क्यों? क्योंकि यह 200 मिलियन ईयर एगो क्या हो चुका है? बन चुका है। लेकिन जो हमारा टर्शियरी कोल है ये हमारा अच्छे किस्म का नहीं होता है, क्योंकि यह 55 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? बना था, ठीक है। तो अब ये जो आपका गोंडवाना कोल है वह हमारे भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है, उसे क्या कर लेते हैं एक बार अपने मैप पर देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाता है आपके गोंडवाना कोल। एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो देखिए ये आपका क्या हो जाता है? गोंडवाना कोल का क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर आपको मैप पर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको क्या कर रही हूँ? राज्यों का नाम बता रही हूँ कि कौन-कौन से राज्य में पाया जाता है, ठीक है? तो देखिए आपका जो गोंडवाना कोल है वो कहाँ-कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो एक हमें झारखंड को याद रखना ही रखना है, ठीक है? तो देखिए गोंडवाना कोल आपके कहाँ-कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है, झारखंड। झारखंड के बाद में अब हमारा एक एमपी आता है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से ही अलग होकर हमारा छत्तीसगढ़ बना था। तो छत्तीसगढ़ में भी क्या पाया जाता है? आपका कोयला पाया जाता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा एक उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा के बाद आपके वेस्ट बंगाल में भी क्या होते हैं? कोयला पाया जाता है। और वेस्ट बंगाल के बाद हमारा एक महाराष्ट्र वाला भी क्या आ जाता है? राज्य आ जाता है, महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये ऐसे हमारे मेजर स्टेट है जहां पर क्या होता है? आपका गोंडवाना कोल क्या होता है? पाया जाता है। झारखंड,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। ठीक है, इन राज्यों का नाम याद रखना है। अब ये जो आपका टर्शियरी कोल है ना, ये जो आपका टर्शियरी कोल है वो कोई हमारा कोई अच्छे क्वालिटी का कोल नहीं होता है। तो यह आपके कुछ जम्मू कश्मीर वाले रीजन में पाया जाता है, कुछ आपके गुजरात के कच्छ वाले रीजन में, कुछ राजस्थान के यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और आपके नॉर्थ ईस्ट में ये थोड़ा क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक है ये सब क्या हमारा टर्शियरी कोल है। तो टर्शियरी कोल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपके कोल का फॉर्मेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण हमने क्या कर लिया, देख लिया। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आते हैं, अपने पेट्रोलियम पर आते हैं। पेट्रोलियम ही क्या है, तो एक तरह का हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि आपके पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। एक मिनट, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी हमारे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है वो थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत इजी है। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा पेट्रोलियम है वो ज्यादातर कहाँ मिलता है, तो आपके समुंदर में मिलता है, महासागर में मिलता है। या हमारा ऐसा रीजन जो कि पहले समुंदर हुआ करता था लेकिन अब सूख गया है, वहां पर भी क्या होता है, आपका पेट्रोलियम मिलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि आपके 200 से 300 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो इस समय पे क्या हुआ था, तो इस समय पे क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको इमेज के थ्रू क्या करूंगी, समझाऊंगी, इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए इस समय पे क्या हुआ था कि ये हमारा क्या हो जाता है, आपका समुंदर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा समुंदर हो जाता है। अब समुंदर में हमें भाई जल तो बनाना होगा ना, बिना जल के समुंदर कैसा। तो आपका फॉर्मेशन कैसे होता है पेट्रोलियम का, वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब इस समुंदर में क्या होती है, बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं और बहुत सारे समुद्री जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारी मछली यहाँ पे पाई जा रही। ठीक है, मछली बन गई। ठीक है, और हमारी एक यहाँ पर मछली बन जा रही है, और भी बहुत सारे हमारे जीव क्या होते हैं इस समुद्रों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि जब ये हमारे मछली और ये हमारे छोटे छोटे जब जीव हैं तो वो मरेंगे, कभी ना कभी तो मरेंगे। और जब ये मरेंगे तो ये मर के क्या हो जाएंगे, समुद्र में यूं 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 ऐसे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये मछली नीचे आ जाएगी, जब ये मछली नीचे आ रही है भाई, नीचे आ रही है, तो अब यहाँ पे ये इकट्ठा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। तो इस पे एक लेयर बनता चला जाता है, ये लेयर बना जाता है, लेयर बनता चला जाता है। ठीक है, इन मछलियों के ऊपर क्या होता है, लेयर बनता चलता जाता है और ये कवर हो जाती हैं किन से, तो हमारे समुद्र में बालू भी होता है। ठीक है, तो ये बालू से क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। और आपके समुद्रों में छोटे छोटे पेड़ पौधे भी होते हैं। ठीक है, तो वो पेड़ पौधे और ये जो हमारे जीव जंतु हैं वो लाखों करोड़ों सालों तक क्या होते हैं, इन समुद्र की गहराई में दबते जाते हैं और फिर क्या बन जाते हैं, यही पेट्रोलियम बन जाते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिखा रहा है कि ये इमेज आपको दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां हैं। एक मिनट, मैं दूसरा इमेज देख रहा हूँ, देखिए इसमें आपको साफ दिखेगा। अब ये जो हमारा समुंदर है ये क्या हो जाता है, समुंदर हो जाता है। और इस समुंदर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी क्या पाई जा रही हैं, मछलियां पाई जा रही हैं, मछलियां जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो यही जब मछलियां जीव जंतु मरते हैं तो समुद्र की गहराई में जाके क्या होते हैं, वो दबते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं और फिर वही क्या बन जाते हैं, आपके एक दिन पेट्रोलियम बन जाते हैं। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या हो जाता है, हमारे पेट्रोलियम का भाग हो जाता है। तो अब ये पेट्रोलियम निकाला कैसे जाता है, ये हमारा सवाल आएगा ना। तो देखिए इसको ड्रिलिंग करके क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और ड्रिलिंग करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी क्या होती है, मशीनें होती हैं। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि एक सीधा सा हम लोग पाइप यहाँ एकदम अंदर ड्रिल कर रहे हैं और यहीं से गहराई तक यह मशीन जाता है और यहीं से क्या करता है, आपके पेट्रोलियम को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, यानी निकालता है। फिर यह क्या होगा, फिर यह ऊपर आएगा और फिर
यहाँ से निकाल के फिर इसे अलग-अलग रिफाइनरी में ले जाके इसको क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। यानी पेट्रोलियम निकाला और बस यूज़ नहीं कर लिया जाता है, इसको रिफाइनरी वगैरह में ले जाके फिर इसको शुद्ध किया जाता है, तब यह यूज़ करने लायक बनता है। ठीक है? पेट्रोलियम से और भी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने देख लिया। अब पेट्रोलियम आपकी कौन-कौन से रीजन में पाया जाता है उसे देखेंगे अगले क्लास में। तो आपका ये कोल कैसे फॉर्मेशन हुआ वो हमने देख लिया। कोल कितने प्रकार का होता है वो हमने देख लिया। कोल हमारे ये तो पेट्रोलियम जिस रीजन में पाया जाता है उसका इमेज है। ठीक है? आगे पढ़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने क्या कर लिया, आपके कोल और पेट्रोलियम के बारे में जो हमारा बेसिक नॉलेज था उससे हमने ले लिया। आपका पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है वो अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा कि कोयला आखिर हमारा बनता कैसे है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।